हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, जो राजस्थान के सीएम हैं भजनलाल शर्मा जी, इन्होंने क्या है 3,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। तो ये भर्ती प्रक्रिया जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या ये कौन सी प्रक्रिया है, ये मतलब कौन सी भर्ती है, ये कनिष्ठ सहायकों की भर्ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज हम इसका क्या है सिलेबस डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, जिससे क्या होगा आपको किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो आपको पता चलेगा। हालांकि देखो अभी क्या है भर्ती प्रक्रिया चालू हुई नहीं है, तो अभी इसका नया सिलेबस आया नहीं है। ठीक है, जैसे ही भर्ती प्रक्रिया आएगी तो इसका नया सिलेबस भी आ जाएगा। पर बिना टाइम वेस्ट किए तो हम जो इसका प्रीवियस भर्ती हुई थी कनिष्ठ सहायकों की, उसके सिलेबस से इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखो बजट में जो 2024-25 का बजट है, इसके अंदर ये कहा गया था है ना लेखा अनुदान में कि 70,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी है ना 24-25 में। तो आप ये अपनी कमर कस के रख लीजिए कि 24-25 में आपको ये 70,000 वैकेंसियाँ की जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो और इसके साथ साथ जो आरपीसी है, RSMSSB है, इनको क्या है सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी मिल चुकी हैं कि प्रॉपर कैलेंडर लॉन्च किया जाए। क्या ना पूरे साल भर में कौन कौन सी भर्ती होंगी, कौन कौन सी वैकेंसी कब आएंगी, कब किसका एग्जाम होगा। ठीक है, जो वार्षिक भर्ती कैलेंडर है वो भी जारी करने के फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए अब इसका सिलेबस देखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं। देखो आप सभी के लिए ये पशु परिचारक और कनिष्ठ सहायक, ठीक है, ये पशु परिचारक जो पीपी की वैकेंसी है और ये कनिष्ठ सहायक है ना लिपिकी ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है, इनके आपको ये टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारे द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अविलंब, और जितना जल्दी आप इसको एनरोल करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी पेपर बनाए ना वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। चाहे आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, बच्चों से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए जो टेस्ट सीरीज है इसकी फ़ीस रखी गई 349 रुपीज़। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके जब तक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो काफ़ी लंबे चलेगा। अभी नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसके 2-3 महीने 3-4 महीने में जो एग्ज़ाम होगा, तो ये काफ़ी लंबा चलने वाला प्रोसेस है। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये इसी में ही, इसके अलावा कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी। 349 रुपीज़ में ही आपको रेगुलर संडे को टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ठीक है, और ये टेस्ट मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनका लेवल क्या होने वाला है, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। इसके साथ साथ जो आपकी ये पीपी पशु परिचारक और कनिष्ठ सहायक का इसका करंट अफेयर्स जो जीके वाला पोर्शन है, ये तो हम करा ही रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ अगर इसके अंदर थ्योरेटिकल, जैसे मान लीजिए साइंस का पोर्शन है, ठीक है, वो अगर आप चाहेंगे तो वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, मैथ्स करा दी जाएगी। ठीक है, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल कट टू कट, जहाँ से आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उस टॉपिक्स को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो आपको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से और बहुत शॉर्ट में डिटेल इन द सेंस कि उसका कोई भी एस्पेक्ट ना छूटे। ठीक है, पर आपको जब एग्जाम में आए तो आप उसको अटेंड कर सकें, आपको इस लेवल तक का तैयार करा दिया जाएगा। तो ये हमारी कोशिश रहेगी आपके लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिपिके ग्रेड सेकंड जो कनिष्ठ सहायक हैं उन सीधी भर्ती 2018 का जो पाठ्यक्रम था है ना, ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ही ये सिलेबस लॉन्च किया गया था। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो अभी वाला सिलेबस होगा बिल्कुल इसी तरीके का होगा, बस अब डेप्थ में थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है, अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला जो पेपर है आपका फर्स्ट पेपर, वो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का होने जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 भागों में बटेगा, जिसमें आपसे जीके से के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए आपको कितना 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 अंकों का ये पेपर होगा। कहीं पर बताए 100 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का होता है, और यहाँ पर 3 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन आपको ये अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखो सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज होगी वो कहाँ से पूछा जाएगा, जो करंट के संबंध होंगे है ना, सामायिक मामले जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय, प्रादेशिक, तो ये हम आपको जो रेगुलर बेसिस पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेगुलर पढ़ाएंगे। तो ये हमारे लेक्चर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम मेजर जो प्रमुख घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, संबंधित संगठन संस्थाएं हैं, इनको लेकर चलेंगे। जैसे संबंधित संगठन संस्थाएं जैसे G20 है, तो वो हर एग्जाम में पूछ रहा है अभी, चाहे RSMSSB हो, RPSC हो, सभी ने G20 पे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जब इतनी बड़ी कोई चीज़ होती है तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी पता है कि अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, बताइए कौन सी कंट्री ने जीता? इंडिया ने,
ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, ये फ्रांस ने। बताइए ये अंडर 19 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये किसने जीता है? तो ये थोड़ा सा बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भूगोल, प्राकृतिक संसाधन में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। ज्योग्राफी के, नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारत की परिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी पूछेंगे कि भारत की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो आपको बतानी है। वो मतलब बतानी क्या है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पता होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कौन कौन सी कंट्री से टच होता है, साउथ वेस्टर्न साइड में कौन कौन सी कंट्रीज है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन कहाँ है, डुरन लाइन कहाँ है, मैकमोहन लाइन कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जनरली फिजियोग्राफिक डिवीजन में। साथ साथ ये पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सा क्लाइमेट मिलता है, कौन सा नेचर मिलता है। तो ये ओवरव्यूज आपको मतलब आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना होता है, पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस जगह की। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ होता है और टी का प्रोडक्शन कहाँ होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए टी के लिए आपने कभी नहीं पढ़ा, चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, और यहाँ पे लिख दें राजस्थान, गुजरात, आसाम और महाराष्ट्र। बताइए, तो आपको पता है कि अब यहाँ पर देखो राजस्थान, गुजरात, ये आसाम होगा, ए है। ठीक है, आसाम और महाराष्ट्र MH। ठीक है, तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमारे चाय के बागान मिलेंगे और आसाम लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो इस तरीके से पता होना चाहिए। और कॉफ़ी के लिए पूछते हैं तो हमारा जो साउथ इंडिया है, सदर्न इंडिया है, तो ये सबसे ज़्यादा कर्नाटका वाला जो रीजन है, इसके आसपास का केरला, तमिलनाडु, तो यहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा लीडिंग स्टेट कौन सा हो गया, कर्नाटका हो गया। तो आपको इस तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक बार ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जिससे आपको, यार ये कैसे रफ हो रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा, ये क्या करके हटा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखो प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण। तो जो अभी करंट में जो चल रहे होंगे वही पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इनमें जनरली क्या होता है, ये जो टॉपिक्स उठाए जाते हैं ना, ये करंट इवेंट से उठाए जाते हैं। कभी भी आप देखना कि ये कहीं ना कहीं करंट में होगा ये टॉपिक। कोई जल, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने सबसे लेटेस्ट वेटलैंड कंजर्वेशन किसको डिक्लेयर किया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जल में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर पशु के बारे में पूछ रहा है तो कौन से पशु बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज़ रहा, जैसे फ्लेमिंगो बर्ड्स होती हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा फ्लेमिंगो, जो प्रवास करती है, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, साइबेरियन क्रेन होती है। तो इनके बारे में पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, जो करंट में अगर न्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगे तो वो आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। क्योंकि वो न्यूज़ वाले भी क्या करते हैं, वो न्यूज़ वाले क्या जो आपका पेपर बनाते हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उनके साथ चलना है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, तो आपको वो सब काम करने पड़ेंगे जो वो कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आप इन चीज़ों को ग्रैब कर सकें आराम से। ठीक है, अब जैसे वन संपदा रिपोर्ट हर कितने साल में, हर 2 साल में पब्लिश करते हैं, 5 साल में करते हैं। ठीक है, पशु की जो जनगणना होती है 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, 1 साल में कब की जाती है। तो इस तरह के बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो पशुओं की हर 5 साल में होती है, और फॉरेस्ट की कब करते हैं, एनुअली करते हैं या 2 साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं। तो इस तरीके से पता होने चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। ठीक है, तो ये जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। ये हम आपको, अगर आप बोलेंगे तो ये हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, राजस्थान का कृषि एवं आर्थिक विकास, वैसे तो टॉपिक लेकर आएंगे जो करंट के होंगे वो तो लेकर ही आएंगे, राजस्थान के हो चाहे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो, तो वो सारे टॉपिक्स हम आपको रेगुलर बेसिस पे लेकर आएंगे। और आज से ही जब आपका ये नोटिफिकेशन आता है तब से 2-3 महीने पुराना, और जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक का तो आपको पता होना चाहिए, उन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो आप 1 साल का पढ़ते रहें। अब जैसे मान लीजिए अगर उसको करंट उठा के पूछना है ना, अगर आप 6 महीने का करंट पढ़ते हैं तो ये पूरे साल का करंट होता है एक तरीके से। जो पिछले साल मतलब पूरे साल में जो टॉपिक्स होंगे उनमें से 60 to 70% टॉपिक तो अभी भी चल रहे होंगे, है ना। सिर्फ 20 से 30%, 40% टॉपिक चेंज होते हैं, और यहाँ पे भी 20 से 30% ही कुछ नया होगा, है ना। और यहाँ पे भी पुराने वाले का ही याद आता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जब भी करंट अफेयर्स की कोई चीज़ होती है तो वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि वो अभी अभी ओरिजिनेट हुई है। वो अभी अभी जो ओरिजिनेट होती है वो 20-30% ही होती है, बाकी तो उसके पिछले इफेक्ट्स ही होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा राजस्थान, यहाँ पर देखो राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास हो गया,
ठीक है, ये तो अपन नई बात ही कर ली थी राजस्थान वाला। ये इकोनॉमिक सर्वे से इसका कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको, है ना। इसमें विभिन्न आर्थिक योजनाएं हो गई, कार्यक्रम, विकास की संस्थाएं, है ना, पंचायती राज एवं उनकी भूमिका। तो पंचायती राज का डेवलपमेंट कब होता है? अब मैं जैसे आपसे पंचायती राज हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कब इसको स्टेटरी दर्जा दिया गया, अब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। हालांकि देखो, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको राजस्थान के किस गांव से और स्टार्ट किया था, 1959 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पंचायती राज का वो वाली चीज़ पता होनी चाहिए, और स्टेटरी प्रोविजन कब दिया गया, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में कब जगह मिली है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं अब ऑप्शन दूँ, 1971 में, 1981 में, 1992 में, ठीक है। तो क्या आप इन तीन का ऑप्शन देख के बता पा रहे हैं? ये देखो, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जब आपको क्रोनोलॉजी पता होगी, तो आप एक झटके से कर दोगे 1992 में, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज सिस्टम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 11th एंड 12th शेड्यूल जोड़ी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ के जानी है, जैसे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सके। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, ठीक है, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें मध्यकालीन इतिहास पूछा जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना पूछी जाएगी। जो मेजर देखो, स्वतंत्र आंदोलन जो 1857, ठीक है, 1857, परंतु जब मोदी जी इलेक्शन मतलब चुनकर आए, ठीक है, सेकंड टर्म के आसपास, इन्होंने पाइका रिवोल्ट हुआ था, पाइका, ठीक है। तो पाइका रिवोल्ट को ये कहा कि ये हमारे पहला रिवोल्ट था स्वतंत्रता आंदोलन का। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जबकि हम क्या मानते हैं, 1857 की क्रांति हमारा स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब जो हमारा स्वतंत्रता के लिए जो हमारे पहला वॉर जब लड़ा गया था वो 1857 से, ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति से हम उसका उदय मानते हैं। पर ये नहीं, जब मोदी जी ने कह दिया पाइका रिवोल्ट, तो हमें यही मानना पड़ेगा 1917, ठीक है। किधर हुआ था? बंगाल की तरफ हुआ था। तो हमें यहीं से मानना पड़ेगा, पाइका रिवोल्ट से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की मतलब ओरिजिनेट होता है। जो भारत को देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन स्टार्ट हुए वो पाइका से माने गए। ये मोदी जी ने कहा, तो हमें ये पता होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। राजनीतिक पुनर्गठन, ठीक है, पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन, किस किस तरीके से कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का डेवलपमेंट हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? AOU ने की थी। कब करवाई थी? 1885 में करवाई थी, 1885 में करवाई थी। तो इस तरीके से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लोक भाषाएं, बोलियाँ, साहित्य, ये पूछा जाएगा आपको, है ना। जो डायलैक्ट्स हैं वो पूछ सकते हैं कौन कौन सी हैं, जैसे बांगड़ है, गींदड़ है, कहाँ बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से लोकल भाषाएं पता होनी चाहिए। लोक संगीत एवं लोक नृत्य, ठीक है। जैसे मान लीजिए चंग नृत्य कहाँ किधर का फेमस है, आपको पता होना चाहिए। ढपली नृत्य किधर का है, ठीक है। बम नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। या जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा, और जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप नए, आप पुराने भी हैं, तो अभी आपको ये सुनना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सा आप क्या गलती करते हैं वो आपको पता चले, ठीक है। इसलिए लोक संगीत एंड लोक नृत्य ये हो गया। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द। तो देखो, जो आपके सिलेबस में पॉइंट दे रखा है सिर्फ वो तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, पर 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो आपके सिलेबस में वो, तो जो आपके सिलेबस में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाहर वाला 1-2 क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, पर अंदर वाला तो आना ही चाहिए। ये वाली थिंकिंग होनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा क्लियर। मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, है ना, वेशभूषा तथा आभूषण। तो ये वेशभूषा जो है, इसमें से बहुत मतलब पूछे जाते हैं, कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, पर आभूषण में से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मतलब वेशभूषा को भी थोड़ी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि आभूषण पे तो ये कई सालों से रेगुलर कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एकदम से क्या करेंगे, ये उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जिस चीज़ पर बहुत लंबे समय से चली आ रही है वो चीज़ तो पता होनी चाहिए, पर उसके साथ में जो चीज़ को अभी तक नेगलेक्ट किया जा रहा था ज़्यादातर से, तो वो पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये ब्रिटिश क्या चीज़ है, ठीक है। ये पायजामा है, ये कुर्ता है, ये अंगोछा है, ये अंगीरखा है, बताओ। इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप बोलोगे भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा होगा वो अंगीरखा भी कर सकता है, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो
कुर्ता भी कर सकता है, कुर्ते को ही अंगीरखा बोला जाता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। ये क्या हो जाएगा, पायजामा हो जाएगा, पैंट हो जाएगा, ठीक है। आपने इस तरीके से पैंट देखी होगी, मैं बना भी देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से पेंट होती है, बहुत ही ऊपर से तो क्या है, ऐसे फैली फैली सी होती है। पतला ही आदमी है, जब इसको पहनेगा, कमर तो इतनी है इसकी, जब पहनेगा तो ये ऐसे हो जाती है, मतलब इधर से फूली हुई सी दिखती है साइड से, ठीक है, साइड से फूली हुई दिखती है, जनरली आपने देखी होगी। अब आगे इस तरीके से होती है, ये पैंट होती है इस तरीके से, इसे ब्रिटिश बोला जाता है। तो काफ़ी बच्चे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, तो उनको पता चल गया हो। तो देखो इस तरीके से आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। हमारा बस मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी तैयारी जो आप कर रहे हैं उसको इस तरीके से करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, राजस्थान का औद्योगिक विकास। देखो अब इकोनॉमिक सर्वे में से देखो दो चीज़ें पूछ रहा है। पहले यहाँ पे क्या पूछा, राजस्थान का कृषि और आर्थिक विकास, है ना, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछा, और यहाँ पर इकोनॉमिक के बाद में यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना, औद्योगिक विकास की बात कर रहा है। तो औद्योगिक विकास में क्या देखेंगे, प्रमुख उद्योग, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र देखे जाएंगे। राजस्थान में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र कहाँ मिलते हैं, जैसे मान लीजिए गोटन में कौन सी फैक्ट्री लगाई गई थी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ लगाया गया था, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे एवं कुटीर उद्योग, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इनकी जैसे मान लीजिए मैंने बोला कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योगों को इंग्लिश में कॉटेज इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए क्या डेफिनेशन दी गई है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो माइक्रो कौन सी होती है, स्मॉल कौन सी होती है, मीडियम कौन सी होती है, तो ये इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें से स्मॉल मैंने ये पूछी थी अभी आपको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन कहाँ से निकल गया था, आप सोचेंगे स्मॉल तो मैंने पढ़ी नहीं, आपने एमएसएमई तो पढ़ा होगा, एमएसएमई सुना होगा, ठीक है। उसी के बीच में से एक ये निकाल दिया है, ऐसे निकालते हैं ये एग्जाम में भी ऐसे ही निकल कर आएंगे, ठीक है। आप सोचेंगे यार ये मैं तो पढ़ के आया था, पर ये क्या चीज़ पूछ रहा है, फिर घर आके याद आएगा, ओह शिट ये तो ये पूछ लिया मैंने, पढ़ा था पर याद नहीं आया, हाँ, है ना। तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। तो ये जो टेस्ट आपके लिए बनाए जाएंगे उसमें इन सब चीज़ों को बहुत बारीक से ध्यान रखा जाएगा, जिससे आप एग्जाम में कोई भी गलती करने से बचें, ठीक है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखो जल विद्युत मतलब हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तापीय मतलब थर्मल, अणु मतलब एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे बोलते हैं, पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी, और सौर ऊर्जा। तो इनका क्या क्रम ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें से पूछूं कि इसमें से सबसे ज़्यादा भविष्य की एनर्जी कौन सी हो सकती है आपके लिए, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको किस तरीके से डील करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी क्लास में भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे आप एग्जाम में जाकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर सकें। इसके अलावा यहाँ आ जाइए एवरीडे साइंस, ठीक है, दैनिक विज्ञान। तो दैनिक विज्ञान में जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, है ना, भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन की बात करता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे ऑक्सीकरण एंड अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। अब जैसे मान लीजिए देखो उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, अब इसको, और ये उत्प्रेरक लिखा हुआ है तो इस पे से तो 100% एक केमिकल रिएक्शन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है, जो क्या करेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ, मैं जैसे मान लीजिए रोहन है आपका परम मित्र है, ठीक है, रोहन आपका क्या है, दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है, सारे काम करता है, पर ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आपको रोहन के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बोली, तो आप जो एम है, ठीक है, तो आप क्या हो गए, आप भड़क गए, ठीक है। तो आप भड़क गए मतलब आपने क्या करा, आपके अंदर से एक रिएक्शन हुई, वो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कैटलिस्टिक रिएक्शन, उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये जो मैं हूँ, मैंने क्या करा, आपको भड़काने काम करा, तो मैं क्या हो गया, कैटलिक, ठीक है। तो मेरी वजह से आप क्या भड़क रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों को याद करना होता है। वैसे पढ़ेंगे तो आप हमेशा सोचेंगे यार ये उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में, मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक वाटर है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मान लीजिए उसके अंदर हमने कुछ डाल दिया तो वो उस रिएक्शन को बहुत तेज कर देगा। जैसे मान लीजिए इनो डालते हैं तो वो एक बुलबुला उठा देते हैं ना, वो वाली चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। धातु अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, मेटल, नॉन मेटल्स एंड देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखने हैं इसमें, ठीक है। कुछ जैसे प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, है ना, तो कंपाउंड देखे जाएंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं, सब जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। कार्बन,
कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है। कार्बन बहुत बड़े बड़े नहीं है, यहाँ बड़े लिखे हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश में लिख दिया है इसने, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ कार्बन, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं, कार्बन का जैसे ग्रेफाइट है उनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस पढ़ना है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लेगा कि इन आपको लगेगा ये भी चीज़ डायमंड में, डायमंड में नहीं होगी वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड और ग्रेफाइट, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि डायमंड नहीं है, ग्रेफाइट है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स पूछे जाएंगे, है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी है, आप 2-3 बार इनकी तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। पॉलीमर्स, ठीक है, साबुन, अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। जनरली इसमें क्या करते हैं ये जो हार्ड वाटर डिटर्जेंट होता है उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा सर्फ, मतलब वो होता है ना सर्फ, है ना, सर्फ हार्ड वाटर डिटर्जेंट होता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज आ गया। प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लेंस का प्रकार, टाइप ऑफ लेंसेज, है ना, किस किस प्रकार के लेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कौन सा लेंस है, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये मैंने बोला कॉनकेव, ठीक है। ये कॉनकेव हो गया, ये उत्तल हो गया, उत्तल, ठीक है। ये कौन सा क्या, अवतल। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। कैसे पता चलता है, देखो इसके जो तल है वो अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, केव है, केव, CAVE, ठीक है। ये V है और ये E है, केव। तो ये केव सी दिखाई दे रही है तो हम बोलेंगे कॉनकेव, अच्छा सॉरी, CONCAVE, ठीक है। ये कॉनकेव ही है और ये लास्ट में केव है ना, तो ये कॉनकेव हो गई बाहर, और ये कॉन्वेक्स हो गया, VEX, ठीक है, बाद में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज हैं, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें जनरली ये पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए लाइट आई, ये लाइट कोई इन्फिनिटी से आ रही है तो इसके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड एंड रियल बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फोकल पॉइंट हो गया, यहाँ पर सेंटर से कट के यहाँ बन जाएगा इसका इमेज, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें कोई लाइट आ रही है तो वो कहाँ बनेगा, इसमें बियॉन्ड, मतलब इसी साइड में बनेगा पर नीचे की तरफ बनेगा। इस तरीके से ये आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी जिससे आप इनको कर सकें, ठीक है। अब जब यहाँ पर देखो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस एंड अरेंजमेंट इन आर्ट्स पूछे जाएंगे। सब कुछ नहीं पूछेगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो वो पता होने के लिए सब कुछ पता होना चाहिए। जब सब कुछ कर लेते हैं तो फिर कहीं से कोई डर ही नहीं रहता। तो इसीलिए ये सारे जितने भी नाम दे रखे हैं इन सब से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी हो सके, उनके सॉल्यूशन करेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो ये आप और लोगों से वैसे भी आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली आजकल क्या कर रहा है, स्पेस से तो ना पूछकर जनरली ये जैसे इसरो है उनका जो प्रमुख है उनके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जो भी वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। बताइए रॉकेट वुमेन, रॉकेट वुमेन किसे कहा गया है, गूगल भी कर सकते हैं। और रॉकेट वीमेन, ठीक है, वुमेन नहीं बोलते, वीमेन बोला जाता है। रॉकेट वीमेन किसको बोला गया है, ठीक है। इन्होंने क्या है, जो चंद्रयान 3 था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनका नाम रॉकेट वीमेन के नाम से मशहूर हो गया। तो उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बताइए चलिए। अब बताइए यहाँ पर देखो जनरल टर्मिनोलॉजी एंड रिलेटेड टू जेनेटिक्स, यहाँ पर है ना, मेटल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर एसिड, सेंट्रल डॉगमा, प्रोटीन सिंथेसाइसिस, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। फिर उसके अलावा नेक्स्ट है एनवायरनमेंट से, और ये बहुत इजी होता है एनवायरनमेंट वाला सेक्शन, है ना। थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा दिमाग को जोर देना पड़ता है, पर बहुत अच्छा टॉपिक होता है। आप आसानी से एक बार अगर कर लें तो हमेशा आपके क्वेश्चन सही होते हैं। एनवायरनमेंट स्टडी देखनी पड़ेगी, ठीक है।
स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देखना पड़ेगा, इकोटोन समझना पड़ेगा, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये बायोटिक कौन सा होता है जिसमें जीवन होता है, अबायोटिक कौन सा होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है। लिंडमैन ने क्या थ्योरी दी थी, लिंडमैन ने कहा था कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो 90% एनर्जी तो लॉस्ट कर जाती है, ओनली 10% एनर्जी ही आगे जाती है। इस तरीके से चीज़ों को अच्छे से डेप्थ में जाके समझोगे तो ये आपको बहुत आसानी से रहेगा, ठीक है। बायोकेमिकल साइकिल, बायोटेक्नोलॉजिकल जनरल इंफॉर्मेशन, बायो पेटेंट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड प्लांट वेरिएंट्स, ठीक है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये सारे हम देखेंगे इसमें। जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ब्लड ग्रुप्स, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखो कितना ब्लड ग्रुप में जनरली ये देखो क्या है, ब्लड ग्रुप नहीं पूछेगा, जनरली ये पूछता है कि ए बी और ओ, इनमें से यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो वो कौन सा हो जाता है, ए बी हो जाता है, ए बी पॉजिटिव। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ए बी पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ये जो ओ नेगेटिव होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ नेगेटिव याद रखें, ठीक है। अगर ओ नेगेटिव नहीं हो तो ओ पॉजिटिव कर सकते हैं, पर ओ पॉजिटिव सिर्फ इन तीनों को दे सकता है ना। ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, पर ए पॉजिटिव वालों को दे सकता है। पर अगर मान लीजिए ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, तो ये ओ पॉजिटिव वाला इनको ब्लड नहीं दे पाएगा। तब कौन सा देगा, ओ नेगेटिव ही इनको ब्लड दे पाएगा, अगर ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखें। रक्तदान, है ना, तो रक्तदान में जब मान लीजिए कोई ब्लड डोनेट करता है तो कितने लीटर करता है और उसको किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, जनरली इस तरह क्वेश्चन पूछे बनते हैं। आरएच फैक्टर रेसिस मंकी पे खोजा गया था, ठीक है। रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, पैथोजेनिक एंड ह्यूमन हेल्थ, ये पूछे जाएंगे। मालन्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ, मानव रोग कल्याण, है ना, कारण एवं निवारण, ह्यूमन डिजीज कॉज एंड क्योर्स, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपसे वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, ठीक है। जो पूर्ण संख्याएं होंगी उनका आपको स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। घनफल, है ना, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्याओं तक, ठीक है। तो आपको घर से प्रैक्टिस कितने अंकों की करके जानी है, 6 अंकों की तक की आपको घनमूल, वर्गमूल, है ना, इनका ये प्रैक्टिस करके जानी है। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण, लघुकरण, तो ये सारे टर्म्स देखने बहुत इजी होते हैं, अगर थोड़ी प्रैक्टिस की जाए तो आसानी से निकाले जा सकते हैं। अनुपात, समानुपात, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है, लाभ हानि की बात कर रहा है, ठीक है। सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज एंड बट्टा मतलब डिस्काउंट, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपको 2 डिस्काउंट एक साथ दिया गया, ए के बाद बी दिया गया है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस लगा के ए इंटू का बी कर देंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल जाता है। ये एक शॉर्टकट मेथड होता है जब भी ये डिस्काउंटेड प्राइस को आपको निकालना होता है, इजी मेथड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखीय, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों का सर्वांगता, समता, है ना, समरूप त्रिभुज, तो ये मतलब जो ट्रायंगल्स हैं उनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे एक्वेट ट्रायंगल हो गया या 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया, तो उनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा देखा है। कार्तिक निर्देशक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां, ठीक है। तो ये 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां तो जनरली कोड और उससे निकाली जाती है, थोड़ा ध्यान रखें, है ना। 2 बिंदुओं के मध्य की दूरियों के आंतरिक एवं बाहरी विभाज्य, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, समतल मतलब 2 स्क्वायर हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, उनके पेरीमीटर को कम करते हैं तो किस तरीके से निकाला जाता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। परिधि मतलब पेरीमीटर होता है। क्षेत्रफल, घननाप, गोला मतलब सर्कल, ठीक है। शंकु मतलब कोण, इस तरीके से होता है ना। ये शंकु, बेलन होता है ये वाला, ड्रम मतलब पूरा गोला यहाँ तक होगा, ठीक है, इस तरीके से। पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए ये है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो इस सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इससे, और इसका ये आ जाएगा। और ये जो हाइट है, इस हाइट को इसके पेरीमीटर से, ये जो एरिया आया इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर से जिसकी इसकी लंबाई मिल जाएगी, इसकी लंबाई मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट कर देंगे, तो अपन को इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा पूरा, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा कि पूरा इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है। आयात
ठीक है। रेक्टेंगुलर की बात कर रहा है, कोण है उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं, ठीक है। ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं, जैसे ये ऊंचाई है ये वाली, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है तो ये यहीं तक देख पा रहा है, इसको नहीं देख पा रहा, ठीक है। पर यहाँ तक की हाइट दे रखी है आपको, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। हाइपोथेसिस थ्योरम लगा के फिर ये निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए ये दे रखी है तो ट्रायंगल और इस पर आपका पूरा अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये दे रखी है 9 मीटर, और ये कितनी हो जाएगी, ये वाली दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। और ये दे रखी है 4 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे। मान लो ये ऊपर वाला 5 था और ये 4 था, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ना, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला 4 हो गया, ऊपर वाला 5 है सॉरी, और नीचे वाला 4 है। तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 9, है ना। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट हो गई 3। कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर है 3 का, 9 इजिकल टू 3 का स्क्वायर। ये जब स्क्वायर में, तो यहाँ भी हमें इसको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, इसकी पूरी हाइट थोड़ी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है। आ जाओ यहाँ पर, आंकड़ों और चित्रों का निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा है, मीन मीडियन मोड, विचलन मतलब डेविएशन की बात कर रहा है, जन्म मृत्यु मतलब बर्थ डेथ रेट पूछा जाएगा, संख्या की एंड सूचकांक पूछा जाएगा, है ना। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट इंडेक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा आपका मैथ्स तक का सिलेबस रहेगा। इसके अलावा जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपसे पूछा जाएगा, पेपर सेकंड आपका किस पे बेस्ड होगा, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। इसमें क्या होगा, ये 100 नंबर का तो आपका पेपर होगा और 3 घंटे का ये आपका पूरा समय दिया जाएगा। अब ये 3 घंटे है तो इसमें 75 और 75, ठीक है, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे। 75 नंबर हिंदी के होंगे और 75 इंग्लिश के होंगे, ये थोड़ा सा ही ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सामान्य हिंदी और संधि विच्छेद, ठीक है। तो देखो हिंदी में क्या है, संधि और संधि विच्छेद पूछे जाएंगे। आपको पता ही है कि जैसे स्वर संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि किसे कहा जाता है। इसमें समास पदों का रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धियों के कारण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण बताना, वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ये आपसे पूछे जाएंगे क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। सकर्मक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिसमें आपको कर्म दिखाई देता है। अकर्मक क्रिया वह है जिनमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। जैसे मोहन पेड़ काट रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अकर्मक है, सकर्मक है। अब पेड़ काटना एक कर्म है ना, कोई कार्य करना कर्म होता है, तो वो सकर्मक हो जाती है। अकर्मक कौन सी होती है, जिसमें कोई कर्म नहीं होता। जैसे आप सो रहे हैं, मैं सो रहा हूँ, हम सोते हुए कोई कार्य थोड़ी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा देखें। इसके अलावा पूर्णकालिक क्रियाएं, तो इस तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी रूपांतरित और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी रूपांतरित। मतलब सिंपल आपको वो दे दिया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, सिंपल सेंटेंस होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और हाँ, कुछ सेंटेंस इस तरीके से होंगे, थोड़ा सा मिक्स सेंटेंस भी हो सकता है, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। अब देखो यहाँ पर है कार्यालय पत्रों के संबंध में ज्ञान। अब जो ये कार्यालय पत्र है, ये ऑफिशियल जो लेटर्स है उससे रिलेटेड आपको ज्ञान पता होना चाहिए। जैसे कि ऑफिशियल लेटर एक तो सामान्य कार्यालय पत्र होता है, ठीक है। दूसरा होता है अर्ध सरकारी, ऐसा कार्य होता है जिसमें एक हायर ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को पत्र लिखता है किसी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो उसमें वो पूरी औपचारिकता ही नहीं निभाता, वो डायरेक्ट उससे फॉर्मली भी बात कर लेता है, ठीक है। तो उसे अर्ध सरकारी पत्र बोलता है। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखता है। कुछ होते हैं परिपत्र, कुछ निविदाएं होती हैं, ठीक है। परिपत्र क्या होती है, निविदाएं क्या होती हैं, अधिसूचनाएं क्या होती हैं, और इनके जो बेसिक टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। किसने किस पर साइन किया वो नहीं पूछे जाते हैं, किसने किसी को कितनी कॉपी दी ये नहीं पूछी जाती है। ऐसी फालतू की चीज़ें रखने मत बैठ जाना, बस ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में वो हिंदी के अपोजिट है इंग्लिश, ठीक है। वहाँ पे संधि थी, यहाँ पे टेंस है, टेंस सीक्वेंस ऑफ टेंसेस।
वॉइस, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस दो ही तरह की वॉइस होती हैं। या तो कोई काम एक्टिवली हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, काम हो रहा है। पैसिव, वो बंदा बैठा हुआ है, बैठा मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, पैसिव है, तो है ना। किसी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना, मतलब कोई चीज़ डायरेक्ट बता रहे हैं तो उसको इनडायरेक्टली बोलना, घुमा के बोलना। जैसे मान लो आप हो, आपको ये लड़की पसंद आ गई, ठीक है, आपको इसको प्रपोज करना है। दो मेथड है, या तो डायरेक्ट जाके बोल दो या इनडायरेक्ट जाके बोल दो, ठीक है। अब इस तरीके से आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये खेल लगेंगे, और एग्जाम में अगर ये खेलेंगे तो आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। तो इनको खेलना सीख जाइए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, ठीक है। असर्टिव सिंपल, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नेगेटिव बनाना मतलब जिसमें नॉट लगा देंगे आप, नॉट, नाइदर, ठीक है, डज नॉट, इस तरीके के वर्ड लगाते हैं तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करना। एक्सक्लेमेटरी मतलब बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास वाली चीज़ है, मतलब जिसमें आप या तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टिम्ड हो जाएंगे, मतलब ऐसे सैड हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए किसी की कोई छत से गिर गया तो वहाँ जाके तो आप नाचना गाना चालू नहीं करेंगे ना अपनी बातों में, आपको थोड़ा सा सैडनेस वाली फीलिंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है। वाइस वर्सा, ये सैडनेस, और एक्सक्लेमेटरी बहुत ज़्यादा खुश होना, एनर्जेटिक होना, हुर्रे, इस तरीके से बोलते हैं ना, वो इसके अंदर ही आते हैं। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, translation of simple ordinary common sentence from the Hindi to English and vice versa, correction sentence including subject verb agreement। ये लो यहाँ आ भी गया, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब ने कर लिया है एग्रीमेंट। तो बताओ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बतानी है भैया। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है। अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला राम बहुत बलवान है, ठीक है, तो मैंने ये जो बहुत लगाया ना राम के आगे, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, वो बहुत बलवान है, मतलब और लोगों से कंपैरिजन कर लिया कि उन सब लोगों से बहुत ज़्यादा बलवान है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है उसकी बलवानता, ऐसे बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। connectives and the words wrongly used, है ना। glossary of officials technical terms with their Hindi versions, ठीक है। synonyms, antonyms, one word substitutions, forming new words by using prefix and suffix। अब देखो प्रत्यय, प्रीफिक्स मतलब आगे लगेंगे, सफिक्स मतलब पीछे लगेंगे। तो कोई भी वर्ड होगा उसके आगे, जैसे मैंने इन लगाया और यहाँ पे लिखा CORRECT, तो अब मैं करेक्ट बोलूँ तो करेक्ट मतलब सही, और इन लगा देता हूँ तो इसका मतलब इनकरेक्ट मतलब गलत। तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स, अपन ने इसको आगे जोड़ा। अब इसके बाद में लगाता तो ये सफिक्स हो जाता है। तो इस तरीके क्वेश्चन, ठीक है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस एंड टेंडर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यही सब मैंने अभी हिंदी में बोले थे, अब ये सारे यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए हैं, क्योंकि वो जो नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए पत्र लिखने की। यहाँ पे डेमी ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल पूर्ण हो गया, डेमी ऑफिशियल अर्ध सरकारी पत्र हो गया, सर्कुलर परिपत्र हो गया, नोटिस ही हो गया, ठीक है, जिसे अधिसूचना बोला जाता है। टेंडर निविदाएं हो गई। तो लो हिंदी इंग्लिश के दोनों अपोजिट है, दोनों अच्छे। एक रट लोगे दूसरे में भी आ जाएगी काम, एक साथ रटोगे तो दोनों ही एक साथ काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 50% तो सिलेबस आपका हिंदी वाला ही है, हिंदी को बस इंग्लिश में समझना है। ऐसे मत समझो इंग्लिश अलग है हिंदी अलग है, दोनों एक साथ ही हैं। दोनों को एक, इधर हिंदी लिखो इधर इंग्लिश लिखो, इधर हिंदी लिखो इधर इंग्लिश लिखो, दोनों चीज़ें आपस में हो जाएंगी। और यहाँ पर ये जो है ना, ये 100 नंबर 100 अंक, 100 में से आप आराम से 80 to 90 ले आओगे, और इतने ही लाने हैं आपको, ठीक है, अगर अच्छे से समझ के जाओगे तो। क्योंकि 5-10 तो क्वेश्चन गलत कर ही आओगे यार, है ना, करके आओगे गलत। देखो जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो 5-10 भी गलत नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत लोगों को पता नहीं होता। ऑब्जेक्टिव जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, सब्जेक्टिव जहाँ पर एक क्वेश्चन आता है उसका फिर उसका आंसर आपको खुद से लिखना पड़ता है, इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। ये होता है ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर ABCD 1 2 3 4 करके ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आपको लिखना होता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, वही क्वेश्चन 150 होंगे, 75 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। 75 नंबर में बटा हुआ है, 50 नंबर का पेपर है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे तक आपको इनमें जद्दोजहद करके अपने आप को प्रूफ करना है।
ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आप उल्टे सीधे गलत क्वेश्चन करेंगे तो नेगेटिव होते जाएंगे। पर हमेशा याद रखें, जब आपको चीज़ें आती हों, आपने क्वेश्चन पढ़ा और 2 ऑप्शन आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं और 2 बच रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉबिलिटी 50% है। तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए सी है और डी है, तो आपने ऑप्शन पढ़ के आपको लगता है सी है, तो 70 to 90% आपके आंसर सही होने की प्रॉबिलिटी हो जाती है। बस आपने पढ़ा हो, बिना पढ़े करेंगे तो आपको कभी भी सही नहीं होगा, फिर आपका गलत वाले पे ही टिक हो जाएगा आपका आंसर। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कभी देखो आपने पढ़ नहीं रखा है, तो जब 2 ऑप्शन होंगे ना 99%, यहाँ पे फिर 30-40 नहीं है, 99% आपके गलत वाले ज़्यादा टिक होंगे और आपने पढ़ रखा होगा तो सही वाले टिक होंगे। ठीक है, आपको भले ही भूल जा रहे हो तब भूल जाना ठीक होता है, पर पढ़ के नहीं जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो भूल जाए वो चलेगा, पर पढ़ के नहीं जाना नहीं चलेगा। ठीक है, तो पढ़ के जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा होगा इस सिलेबस को करने में। तो ये सिलेबस जब 1 घंटे में हम पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, तो इन सिलेबस के टॉपिक्स भी 1-1 घंटे करके हम ये पूरे एग्जाम से पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे तो ये पूरा आप एग्ज़ाम से अगर मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे तो एग्ज़ाम से मतलब 50% टाइम पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। जैसे 1.5 से 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी से लगते हैं, बाकी तो आप सोचेंगे आज करो सो काल करो, काल करो सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों, इस वाले कंसेप्ट पे चलेंगे तो बरसों जी लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। ठीक है, तो चलें। ठीक है, फिर भी अगर और देखो आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे वो 8118816110 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।